मैं डॉक्टर बीनिश नज़ीर हूँ। आज मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और हम आज बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में और ओबेसिटी से जो हमारे सेहत पे या आर्थराइटिस पे असर पड़ता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले बात करेंगे ये ओबेसिटी है क्या? ओबेसिटी किसी मोटे इंसान को या कोई लंबा चौड़ा इंसान हो, उसको ओबेस नहीं कहते हैं। ओबेस का मतलब है या ओबेसिटी का मतलब है कि अगर हमारी चमड़ी के नीचे या स्किन के नीचे ज्यादा फैट की मात्रा हो तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। और ओबेसिटी हम लोग कुछ मेजरमेंट्स करके, जैसे वेट और हाइट के हिसाब से कुछ मेजरमेंट्स करते हैं। अगर वो मेजरमेंट उस दिशा में आता है तो उस इंसान को हम लोग ओबीस कहते हैं और तब कहते हैं कि इस पेशेंट को ओबेसिटी है। तो ओबेसिटी होती किससे है और ये कितनी कॉमन है हमारी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में? तो इंडिया में जो है अभी चाइना के बाद ओबीस ओबीस बच्चे जो है नंबर 2 पे आते हैं। और ये ओबेसिटी जो है हम दिन ब दिन देखते हैं कि हमारे कंट्री में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ओबेसिटी यूजुअली जो लोग समझते हैं कि ये खाने से हो जाता है या ज्यादा खाने से हो जाता है, पर ये ऐसा है कि खाने में जो हम खाते हैं और कितना यूटिलाइज करते हैं, वो कितना हम लोग यूज करते हैं उस एनर्जी को, तो वो डिपेंड करता है कि हम मतलब एक इंसान मोटा हो सकता है उस खाने से या नहीं। जैसे कि कोई इंसान जो है हाई एनर्जी रिच फूड पे है, जैसे शुगरी ड्रिंक्स लेता है, काफी ज्यादा नॉनवेज लेता है या फास्ट फूड्स लेता है, और उस हिसाब से जो है अपनी एनर्जी जो उस खाने से मिलती है वो यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो विद रिजल्ट जो एक्सेसिव खाना आपके अंदर जा रहा है, तो वो अल्टीमेटली फैट में चेंज होके एक मतलब फैट कंटेंट बढ़ा देता है और जिसको ओबेसिटी कहते हैं। तो यूजुअली कहते हैं कि कोई भी खाना गलत नहीं है खाने के लिए, अगर वो मॉडरेशन में खाया जाए या उस एनर्जी जो उस खाने से एनर्जी मिले और वो हम लोग यूटिलाइज कर पाए। तो जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अपनी बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम सांस लेने में एनर्जी चाहिए, चलने फिरने में, सोने में, जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें जो ये हमारे जो अंदर से ऑर्गन्स काम करते हैं वो भी अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम उसके हिसाब से खाना खाएं और सही खाने का उपयोग करें, और तब ओबेसिटी होने के लक्ष्य कम है, चांसेस कम है। लेकिन अगर हम एक तो एनर्जी डेंस फूड खाएं जिसमें एनर्जी ज्यादा मिले और उसको यूटिलाइज ना कर पाए इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, या जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है कम है कुछ भी चीजों से, कुछ भी हार्मोनल रीजन से, तो विद द रिजल्ट जो हमारा बैलेंस रहता है जिसको हम लोग पॉजिटिव बैलेंस हो जाता है, और उस वजह से एक इंसान जो है वेट गेन कर लेता है। हमें नॉर्मली पता है कि जो इंसान वेट होता है, ओबीस होता है या मोटा हो जाता है, उसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा उनमें फैटी लिवर देखा जाता है और कैंसर के रिस्क ज्यादा आते हैं। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जैसे यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, और हार्ट डिजीजेस या स्ट्रोक वगैरह वो सब भी इंक्रीज हो जाते हैं उनके रिस्क। तो जैसे आगे मैंने कहा कि ओबेसिटी के रीजंस क्या है, होता क्यों है, ये वही समझिए आप, एक तरफ से आप खाना डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से एक्सरसाइज के द्वारा आप वो खाने का जो खाना खा रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है या फैट्स है, जो एनर्जी वो जनरेट हमारी बॉडी में कर रहे हैं और उसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्सेसिव एनर्जी जो है हमारी बॉडी में एज फैट डिपॉजिट हो जाता है, और वही फैट एक इंसान को ओबीज बनाता है। फिजिकल एक्टिविटी का कम होना या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि उसको हेरिडिटरी में कि मोटापा है, तो उन लोगों में वजन कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये एड ऑन करता है कि इनका जो ओबेस होता है, ये सब फैक्टर्स एडअप करते हैं। इम्पैक्ट जो है हमारे जनरल हेल्थ पे, जैसे कि एक इंसान जो ओबीस होता है उसकी बॉडी में कुछ मार्क्स आते हैं जिनको हम लोग स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। ये लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, इनमें ईटिंग खाने की जो डिसऑर्डर्स रहती हैं, या तो ज्यादा खाते हैं, उल्टी करके वापस निकाल देते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स भी आती है इनमें।
पोर एस्टीम, ये अपने आप को बहुत लो फील करने लगते हैं, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है कि एक्सट्रीम ओबेसिटी की वजह से। और लड़कों में जो है प्यूबर्टी चेंजेस जो आती हैं वो डिले हो जाती हैं, और गर्ल्स में जो है प्यूबर्टी बहुत जल्दी आने लगती है। इनमें खट्टे दगार जैसे ईसो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, या पैर फ्लैट होने लगते हैं, फ्लैट जिसको हम लोग फ्लैट फीट कहते हैं। ये सब चीजें जो है ये इम्पैक्ट एक जनरल हेल्थ पे होती है ओबेसिटी की वजह से। सो अगेन जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है ओबेसिटी के, कि हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, एस्थमा या कैंसर, किडनी डिजीजेस, और जैसे बच्चों मतलब बच्चे ना होने की वजह से, बच्चे ना होना जैसे कि पीसीओडी वगैरह, ये सब कॉज, ये सब चीजें देखी जाती हैं ओबेसिटी में। दूसरा चीज है आर्थराइटिस और गाउट पे क्या इफेक्ट है, जो मेन हमारा आज का टॉक है। कि ऐसा नहीं है कि जो मोटा है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा और जो पतला है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होगा, ऐसा नहीं देखा जाता है। तो हाँ, डेफिनेटली कुछ चीजें हैं, कुछ इफेक्ट है जो मोटापे से हो सकती हैं। जैसे कि जो लोग मोटे होते हैं उनमें जो हम लोग दवाइयां देते हैं आर्थराइटिस यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, उनके डोजेजेस चेंज हो सकती हैं। मतलब वो कम उनमें ज्यादा डोज देना पड़ता है इन लोगों में। और दूसरा, जो ये ओबीस लोगों में फैट सेल्स होते हैं, ये भी कुछ इंफ्लेमेटरी मार्कर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन इंफ्लेमेटरी मार्कर्स की वजह से इंफ्लेमेशन ज्यादा होती है। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, मतलब इन लोगों में ये बीमारी ज्यादा सीवियर आ सकती है। और इन लोगों में जो है हमें जो मेडिसिन यूज करते हैं उनके डोज वेरिएशन हो जाती है, डोज चेंज करना पड़ता है। और ये जो हम दवाइयां देते हैं ये कभी जाके उन फैट सेल्स में बैठ जाती है, जो कि उनसे इराटिकली फिर निकल आती हैं। तो डोज मॉडिफिकेशन और डोज चेंजेस हमें ओबीज लोगों में करना पड़ता है। गाउट का एक ये रिलेशनशिप है कि गाउट जिस पेशेंट में हो, और देखा जाता है कि अगर एक पेशेंट अपना वेट लूज करे तो उसको जो यूरिक एसिड की लेवल्स है कम होने लगती हैं जब वो अपना वेट रिड्यूस करे। तो गाउट ज्यादातर होता है मोटापे मोटे लोगों में, जिनमें हायर यूरिक एसिड लेवल पाया जाता है, और वजन कम करने से इसमें अच्छे इफेक्ट देखे जाते हैं। तो अगेन एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट है, पहले जैसे कहा कि एक बॉडी जो है, ये समझिए कि इसके अंदर कुछ जा रहा है और हम इसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, इन जो खाने से हमें एनर्जी मिल रही है उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। सो एक पेशेंट जो, एक आदमी जो है जो फिजिकली ज्यादा एक्टिव हो, तो ऑब्वियसली उसका जो है कैलोरी बर्न ज्यादा हो जाएगा, और उसमें जो है चांसेस ऑफ वेट लॉस ज्यादा है। सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, एक तो पहले अपनी कैलोरीज को ही डेफिशिएट करना है, जो आपका नॉर्मल रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी का, उससे कम करना है। प्लस एक एक्सरसाइज रेजिम अब आप रोज करेंगे तो उससे एडिशनल कैलोरीज लूज हो सकती हैं। तो ये पहला ही इफेक्ट है कि एक्सरसाइज करने से। दूसरा ये है आपके डाइजेशन को, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करें। एक बेटर कोऑर्डिनेशन आ सकती है, और आपका जो हड्डियों का एक मास रहता है जिसको हम बोन मास कहते हैं या बोन डेंसिटी कहते हैं, वो इम्प्रूव हो जाती है जब एक पर्सन जब एक इंसान एक्सरसाइज करने लगता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि क्या हमारे को सर्जरी, हम मोटे हैं तो क्या हम सर्जरी कर पाएंगे। सर्जरी जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, या कभी कभी जब डीजेनरेशन जोड़ों की हो जाती है, खासकर घुटनों में जो हो जाती है और हमें घुटना बदलना पड़ता है, जिसको हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो ओबीस लोग जब हमारे पास आने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोग इस सर्जरी से निकल आ पाएंगे क्या, तो नॉर्मली ये देखा है कि जैसे नॉर्मल एक ह्यूमन है, तो उसको जब हम टीकेआर या सर्जरी करते हैं तो उसमें 1% चांस रहता है कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट होने का, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने का। और जो ओबीस लोग होते हैं उनमें करीब 3% का रिस्क ज्यादा रहता है उन कॉम्प्लिकेशंस का होने का। और जो अब नए प्रकार की सर्जियां वगैरह है, वो सब बहुत ही सेफ रहती हैं, मतलब उनमें कोई ऐसा नहीं है कि उनमें सर्जरी जो है सक्सेसफुल नहीं रहती है। मोस्टली सर्जरीज उनमें भी जैसे मोटे लोगों में भी सर्जरी का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं सर्जरी कामयाब नहीं होती है। ये तो हुआ ऑस्टियो आर्थराइटिस में जब हम सर्जरी करते हैं। जैसे मैंने रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये बोला कि उसमें यही है कि
कंजम्पशन ज्यादा होती है मोटापे लोगों में, और उनमें जो है दवाइयों की डोजेज या दवाइयां जो है उनमें ज्यादा देनी पड़ती है, तो वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में इफेक्ट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मतलब जो ओल्ड एज जिसको या वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस कहते हैं, उनमें थोड़ा डायरेक्ट रिलेशन रहता है वेट का। जैसे जितना वेट आपके नीज पे पड़ता है उतना डिजेनरेशन जल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट से ही डिजेनरेशन होता है, उस उनमें भी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। और जब ओबीस एक पेशेंट होता है तो उसमें जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। सो एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जो हम सांस लेने में, डाइजेशन में, या जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन करती है, वो एक नॉर्मल एक इंसान का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। तो उसके अलावा जितना हम खाएंगे वो उस पे एक्सेसिव हो जाता है, और उसको खत्म करने के लिए एक एक्सरसाइज करके उसको जो है कम करना है। लाइक जो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी अंदर से है आपके वेट और हाइट के हिसाब से, उतनी कैलोरीज जो फूड की है, चाहे प्रोटीन्स की है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू आ रही है, या प्रोटीन से आ रही है, या फैट से आ रही है, वो आपकी बॉडी नॉर्मली यूटिलाइज करती है आपके डे टू डे एक्टिविटी में, आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में। उसके अलावा जो आपकी एक्सेसिव कैलोरीज होती हैं, तो वो जाके स्टोर हो जाती है एज फैट, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो जब भी हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं। तो वो इंसुलिन हेल्प करता है, ये जो एक्सेसिव फूड हमने लिया जो कि बॉडी ने यूज नहीं किया, जो कि मसल्स ने यूज नहीं किया, तो वो जो एक्सेसिव फूड से हमें एक्सेसिव कैलोरीज आती हैं, ज्यादा कैलोरीज आती हैं, तो वो इंसुलिन के थ्रू जाके बॉडी में फैट बन जाती है, चाहे वो लिवर में बनती है या बॉडी के अन्य ऑर्गन्स में जाके फैट जैसे स्टोर हो जाती है। एक पेशेंट जो हर किस्म का ट्राई करे, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोग करते हैं, या कैलोरी इनटेक कम करते हैं, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट से मतलब एक तो सिर्फ बेसल मेटाबॉलिक रेट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना खाते हैं, उसके अलावा नहीं खाते हैं, मतलब वो कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इन सब चीजों को करने के बाद भी जब एक पेशेंट वेट लूज नहीं करता है, तो उनमें बेरिएटिक सर्जरीज वगैरह जो आजकल आम हो रही हैं, तो वो भी हो सकती है। लेकिन वो तभी जब एक पेशेंट ने अपना कैलोरी इनटेक कम किया हो, उससे ट्राई किया हो, या इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोग करते हैं। ऑल दीज मैकेनिज्म्स ट्राई करने के बाद भी अगर मॉर्बिड ओबेसिटी पाई जाए, मतलब कि यानी कि इतना मोटापा है कि उसके जो है शरीर के अंदर ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं और उन पे असर आ रहा है, तो तभी रिकमेंड करते हैं कि इन पेशेंट्स को बेरिएटिक सर्जरी के लिए जा सकते हैं। तो हमारा मुद्दा ये है कि रोमेटिक डिजीजेस जो है, तो उनमें क्या इफेक्ट है ओबेसिटी का। जिन पेशेंट्स में ओबेसिटी पाई जाती है और रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, तो उनमें सेकेंडरी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजेनरेशन जो जोड़ों की होती है, वो एक्सेसिव वेट की वजह से जल्दी आने लगती है। और जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी इन लोगों में जरा तेज आती है जो ओबीस होते हैं, क्योंकि फैट सेल्स भी कुछ इंफ्लेमेटरी मार्कर्स सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है। तो इन पेशेंट्स में ओवरऑल जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती है एज कंपेयर टू उन्हीं के पेयर जो कम वजन वाले होते हैं, कम वेट वाले होते हैं। उनमें जो है उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मोटे लोगों में ज्यादा खराब पाई जाती है। और कुछ बीमारियां जैसे सोराइटिक आर्थराइटिस या सोरायसिस है, उनमें भी उन बीमारियों से भी वजन कभी बढ़ जाता है। और जो ओबीस लोग होते हैं या जो नॉर्मल रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं, हमें कभी कभी कुछ दवाइयों का यूज करना पड़ता है जिनको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। और स्टेरॉइड्स जो है वो एनाबॉलिक हार्मोन्स है, मतलब आप कुछ भी खाओ और आप वो स्टेरॉइड ले लो तो उससे वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जब हम लोग वो स्टेरॉइड्स के टैबलेट्स या इंजेक्शंस कभी देते हैं, तो उनमें वेट ज्यादा बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं।
तो ऐसे प्रकार में अगर पेशेंट का वेट ऑन द लोअर साइड है तो हम उसमें वो ज्यादा एक्सेसिव वेट होने से प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो एक नॉर्मल वेट मेंटेन करना, ये हम हर अपने पेशेंट्स को, जो भी हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, हमारा यही मेन फोकस होता है कि एक नॉर्मल बॉडी वेट रखना है, इसको ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे टाइप का आर्थराइटिस है जिसको हम लोग डीजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं या ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, जो ज्यादातर घुटनों में आने लगता है, बड़े जॉइंट्स में आता है और घुटनों में ज्यादातर देखा जाता है और 40-50 के बाद ही लोगों में देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बीच वाला कार्टिलेज है वो डीजेनरेट होने लगता है। और जब एक मोटे इंसान में या पतले इंसान में देखेंगे तो मोटे इंसान में ये डीजेनरेशन जो है जल्दी स्टार्ट होने लगती है एज कंपेयर टू पतले लोगों में। जैसे और फिर लास्ट में यही लिखा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स जो है मोटे लोगों में जल्दी आने लगते हैं या ज्यादा सीवियर आने लगते हैं। मेन मुद्दा यही है कि चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हो, दोनों पेशेंट्स में ये बहुत जरूरी है कि एक आइडियल वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अपने वेट को बढ़ने नहीं देना है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स ऑलरेडी रिस्क होते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क उनमें ज्यादा रहते हैं। तो अगर एक आइडियल बॉडी वेट वो मेंटेन करते हैं तो उससे वो चांसेस जो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी या वो रिस्क फैक्टर्स जो है वो कम हो जाते हैं। ये मोटापा, ये डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, ब्लड प्रेशर, ये सब जो है एक ही सिंड्रोम कहलाता है जिनको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो यूजुअली लाइफस्टाइल डिजीज है। मतलब वो लोग जो बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं और काम नहीं करते और एक्सरसाइज नहीं करते हैं और ऑन टॉप ऑफ इट अनहेल्दी फूड हैबिट्स इन लोगों के होते हैं, जैसे बाहर का खाना, पिज्जाज, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स और इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ फ्रूट जूसेस, इन सब की मात्रा जब इंक्रीज हो जाती है और ऐसे जो जो इस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इन लोगों में ही ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखा जाता है और ओबेसिटी देखी जाती है। इसके अलावा डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर्स और हार्मोनल फैक्टर्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि कौन से पेशेंट में जो है कि ओबेसिटी ज्यादा आए, ये डिपेंड करता है। और जेनेटिक फैक्टर्स तो डेफिनेटली इसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे हम अभी कह रहे थे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, तो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज मतलब जो कार्टिलेज घिस जाती है इन पेशेंट्स में, तो इनमें अलाइनमेंट खत्म होने लगती है और आप देखोगे पेशेंट वैडल करके चलते रहते हैं। तो ये अपना बॉडी का वेट इस पे नहीं डाल सकते। तो इतना जब बॉडी का वेट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इस पे इम्पैक्ट जो है ऑन नीज, अगर थोड़ा सा भी खराबी है तो एक्सेसिव वेट की वजह से जो है नीज पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इन द नटशेल यही है कि कोई भी आर्थराइटिस हो, एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बॉडी का जो आपका वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जो आपका मिनिमम वेट चाहिए, आइडियल बॉडी वेट चाहिए, वही मेंटेन करना चाहिए। इसको ना ज्यादा बढ़ने देना चाहिए, तो ऑन द लोअर साइड ही रखना है इस वेट को। और इसके लिए क्या करना है कि जो हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, जो हम एनर्जी बाहर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स, जो भी ये एनर्जी हम लोग ले लेते हैं, इसको हमें यूटिलाइज करना है एक्सेस मतलब एक्सरसाइज करके। ये सब एक्सरसाइज करके इस एनर्जी को जो है अपनी बॉडी में नेगेटिव बैलेंस रखना है, कि यूज ज्यादा करना है और खाना कम है, और उस वजह से हमारा नेगेटिव बैलेंस एक रहता है, जिस नेगेटिव बैलेंस की वजह से हम वेट लूज कर सकते हैं और अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। यही है एक मेन नटशेल अबाउट ये ओबेसिटी में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बाकी किस्म के आर्थराइटिस में।
जैसे मैंने यही कहा कि जंक फूड अवॉइड बिल्कुल करना है, और जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेसिव फैट्स जो हैं, इनको यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो 1 ग्राम ऑफ फैट देता है वो अराउंड 9 किलो कैलोरीज देता है, एज कंपेयर टू प्रोटीन्स जो 4 ग्राम देता है, 4 किलो कैलोरीज देता है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स वुड बी ईजियर, उनको इजीली हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एज कंपेयर टू फैट्स। सो एक बैलेंस रखना है अपनी बॉडी में, डिपेंडिंग अपॉन योर इनपुट एंड हाउ मच, कितना आप एनर्जी यूज करते हैं। जब भी उसका नेगेटिव बैलेंस होगा, मतलब खाना कम और यूटिलाइज करना ज्यादा हो, तो तभी हम लोग एक आइडियल वेट मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।